हमारे देश के कानून पे उस वक्त सवाल उठ गए जब 7 मर्डर करने वाले खूंखार आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या करने के वक्त 12 साल का बच्चा मान लिया, जबकि न्याय प्रणाली ने उसको 22 वर्ष का मानते हुए तीनों न्यायालय ने उसको फांसी की सजा दी थी। उसकी मर्सी पिटिशन भी रिजेक्ट हो गई थी। तभी उसने सुप्रीम कोर्ट में खुद को नाबालिग साबित कर दिया और नाबालिग को अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है, और वो 29 वर्ष जेल में रह चुका था। उसको मार्च 2023 में रिहा कर दिया गया, जबकि उसने बुजुर्ग से लेकर 3 साल से कम उम्र के 2 बच्चों और एक गर्भवती की भी हत्या की थी। बर्थ सर्टिफिकेट को ढाल बनाते हुए उसने अपनी उम्र 22 साल से 12 साल साबित कर दी और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जानते हैं पूरा मामला क्या है? सन 1994 महाराष्ट्र का पुणे शहर। यहाँ केसरी मल राठी का परिवार रहता था। उनकी पुणे में सागर स्वीट्स के नाम से दुकान थी। दुकान को वो और उनका बेटा संजय राठी चलाते थे। परिवार में संजय राठी की माँ, पत्नी, एक 2.5 साल का बेटा और 2 बहनें थी। एक बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो राखी पे नहीं आ पाई थी। तो 26 अगस्त 1994 को अपने पति और बेटे के साथ राखी बांधने आई थी। संजय राठी अपने बहनोई श्रीकांत को भी अपने साथ दुकान ले गए थे। अब घर में उनकी माँ, पत्नी बबीता, छोटी बहन प्रीति, बहन हेमलता, उसका बेटा प्रतीक, संजय राठी का 1 साल का बेटा चिराग और नौकरानी सत्यभामा थी। दोपहर का समय था, तभी राजू वहां आता है। राजू दुकान का नौकर था, लेकिन उसने कुछ दिन पहले दुकान से काम छोड़ दिया था। वो फ्लैट का दरवाजा खुलवाता है। सत्यभामा उसको अच्छे से जानती थी, तो वो उससे बात करने लगती है। तभी अचानक 2 लोग अंदर आते हैं, नारायण और जितेंद्र, और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। सत्यभामा डर जाती है और राजू की ओर देखती है, लेकिन असल में यह तीनों का प्लान था। वो सत्यभामा पे वार करते हैं और वो गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग बाहर आते हैं, पर वो सबको डराकर चुप कर देते हैं और एक एक को अंदर ले जाकर वार करना शुरू करते हैं। उन लोगों ने बच्चों और संजय की गर्भवती पत्नी को भी नहीं छोड़ा। 7 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद वो लूटपाट कर चले जाते हैं। शाम को संजय राठी और बहनोई श्रीकांत वापस आते हैं, लेकिन फ्लैट का दरवाजा उनको बंद मिलता है। वो हैरान हो जाते हैं कि इस वक्त दरवाजा बंद क्यों है। तभी सत्यभामा का पति दामो सुतार भी वहां आकर सत्यभामा का पूछता है कि वो अब तक घर नहीं आई। संजय परिवार वालों और अपने पिता को फोन लगाते हैं कि वो वहां तो नहीं आए, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वो जाकर दुकान से डुप्लीकेट चाबी लेकर आते हैं और तब दरवाजा खोला जाता है। तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। लोग जमा हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। घटनास्थल का निरीक्षण करने से पता चलता है कि घर में फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे, मतलब कोई जान पहचान वाला ही था। संजय राठी से संदिग्ध लोगों के नाम पूछे जाते हैं। उनमें वो राजू का नाम लेते हैं, क्योंकि वो कुछ समय पहले काम छोड़कर गया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और उसे अपनी जगह काम पे रखने का बोला, लेकिन तब तक उन्होंने किसी और को काम पे रख लिया था। वो थोड़ा अनमना सा होकर चला गया था। पुलिस राजू के घर पहुंचती है, तब तक राजू फरार हो जाता है, क्योंकि वो अखबार में अपना नाम संदिग्धों में पढ़ लेता है। उसके दोनों साथी नारायण और जितेंद्र भी फरार हो जाते हैं। पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करती है, तो उनको पता चलता है कि कमरे पे राजू के साथ रहने वाले 2 लोग भी फरार है। शक यकीन में बदल जाता है कि इन तीनों ने ही ये किया है। उनकी तलाश शुरू की जाती है। कमरे पे रहने वाले नारायण के गांव का पता मिलने पे पुलिस वहां जाती है और नारायण को पकड़ लेती है। नारायण राजू और जितेंद्र को भी पकड़वा देता है। तब वो बताते हैं कि कम पगार में नौकरी उनको जम नहीं रही थी। वो नौकरी छोड़ चुके थे। उनके पास खाने पीने के लाले थे। तब नारायण ने राजू और जितेंद्र को लूटपाट करने का आइडिया दिया और घर के रूप में राजू के सेठ का घर, जहां उसने काम किया, उसको चुना। राजू को सब जानते थे, तो घर में घुसने में दिक्कत नहीं होगी। वो सारा प्लान बनाकर रेकी करते हैं। फिर 26 अगस्त को दोपहर का वक्त चुनते है। दुर्भाग्य से उसी दिन बड़ी बहन भी अपने बेटे को लेकर राखी बंधवाने आई होती है। वो और उसका बेटा भी शिकार हो जाते हैं।
सबसे ज्यादा लोगों को वार कर मौत देने वाला नारायण ही था। जितेंद्र ने एक मर्डर किया था। राजू ने क्योंकि कोई मर्डर नहीं किया था, इसलिए उसको सरकारी गवाह बनाकर चार्जशीट बनाई जाती है और नारायण और जितेंद्र को तीनों अदालत फांसी की सजा सुनाती है। राजू की सजा सुनने से पहले ही रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो जमानत पे बाहर था। उधर 29 साल बाद नारायण अपने पिता की खराब तबीयत का बहाना लेकर जेल से जमानत पे चला जाता है और वहां सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करता है कि वो हत्या के वक्त मात्र 12 वर्ष का था। सर्टिफिकेट और मेडिकल टेस्ट से भी ये प्रूफ कर दिया जाता है और वो 29 साल बाद मार्च 2023 में रिहा हो जाता है। जितेंद्र की फांसी उम्र कैद में बदल जाती है। उसको कभी जेल से बाहर न आने की सजा मिलती है। ये कैसे संभव है? क्या 12 साल का बच्चा इतने मर्डर कर सकता है? जब अपराध हुआ तब से लेकर 29 साल तक किसी को समझ में क्यों नहीं आया कि वो नाबालिग है और कौन जिम्मेदारी लेगा कि इतना खूंखार अपराधी दोबारा अपराध नहीं करेगा? ये या तो कानून की भूल है या छलावा।